हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल दुबे। आज अपन वर्कशॉप कैलकुलेशन के साइंस में एक टॉपिक को डिस्कस करना चाहेंगे जिसका नाम है वेग और चार्ज यानी कि वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड स्टार्ट करने के पहले अपन को उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी मालूम रहनी चाहिए। वो बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन डिस्कस करते हैं। पहली जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है अदिश राशि। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वह अदिश राशि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने एक व्यक्ति को बोला कि उसे 5 किलोमीटर जाना है। यह 5 किलोमीटर तो उसका परिमाण हो गया, लेकिन हमने उसमें उसको दिशा का जिक्र नहीं किया, तो वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, वह अदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए द्रव्यमान, दूरी, जैसे किसी भी चीज का वजन जैसे 5 किलो है, 10 किलो है, तो वह उसका परिमाण हो गया, लेकिन इसमें कहीं भी दिशा का जिक्र नहीं होता है। जैसे दूरी है, हमने बोल दी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लेकिन इसमें भी कहीं दिशा का जिक्र नहीं होता। तीसरा एग्जाम्पल है समय। समय भी जैसे अपन ने बोला 4 घंटे, 5 घंटे, तो यह भी केवल परिमाण है, इसमें कहीं भी दिशा नहीं होती। चौथा एग्जाम्पल जैसे तापमान। तापमान भी जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, तो यह उसका केवल परिमाण होता है, इसमें भी दिशा का जिक्र नहीं होता। तो यह जो सभी उदाहरण हैं वह अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी जो राशि है वो है सदिश राशि। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशि कहलाती है। यानी कि इस राशि में परिमाण के साथ साथ आपको दिशा का जिक्र भी होगा। जैसे हमने किसी व्यक्ति को बोला कि आपको 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाना है, तो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाना है, तो इस वाक्य में परिमाण के साथ साथ दिशा का जिक्र भी किया गया है। तो वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का जिक्र हो, वह राशि आपकी सदिश राशि कहलाती है। जैसे आपका बल, तो बल यानी कि फोर्स वो एक दिशा में लगता है, तो इस कारण जो बल है वो एक सदिश राशि होती है। तीसरी जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो होती है आपकी चाल। चाल होती है किसी वस्तु की निश्चित समय में स्थिति परिवर्तित होना, चाल कहलाती है। किसी वस्तु की निश्चित समय में स्थिति परिवर्तन को ही अपन क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। चाल में कहीं भी दिशा का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए जो चाल होती है वह एक अदिश राशि होती है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय। अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो होती है वेग। वेग यानी कि आपकी वेलोसिटी। किसी वस्तु की निश्चित समय और निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तित होना वेग कहलाती है। तो यहाँ पर निश्चित समय के साथ साथ निश्चित दिशा में भी वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो रही है, तो इसको अपन बोल रहे हैं वेग। और यहाँ पर समय और दिशा दोनों का जिक्र किया गया है, इसलिए जो वेग वो है एक सदिश राशि होती है। इसके मात्रक भी परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वेग का, वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस पद्धति में, और मीटर पर सेकेंड एमकेएस पद्धति में। अब जो अगली टर्मिनोलॉजी है वो होती है आपकी त्वरण। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर जब उसका वेग बढ़े, त्वरण कहलाती है ना। यानी कि वेग में परिवर्तन होगा, यानी कि आपका वेग बढ़े, यानी कि कुछ समय पहले आपका जो वेग है वो 50 मीटर पर सेकेंड था, कुछ समय पश्चात वह 56 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस स्थिति में आपका वेग भी परिवर्तित हुआ और साथ में वेग में जो है वृद्धि हुई, तो वह चीज आपकी क्या कहलाएगी, त्वरण। इसका जो मात्रक होता है वह सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एमकेएस पद्धति में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मंदन, अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो होती है मंदन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जब आपका वेग घटे, यानी कि जब आपका वेग में परिवर्तन की दर और जब आपका वेग बढ़ रहा था, तो वो चीज कहला रही थी आपकी त्वरण। और किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जब आपका वेग घट रहा है, तो वह स्थिति में वो कहलाएगी आपकी मंदन। इसके जो मात्रक हैं वो त्वरण के ही समान होते हैं, लेकिन जो त्वरण का ऋणात्मक मान होता है वह मंदन कहलाता है, इसलिए इसको ऋणात्मक त्वरण भी कहा जाता है। ये आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे
जो है न्यूटन के गति के नियम। यह भी पेपर में काफी पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा तो कई बार जो आपका ऑनलाइन ही पेपर होता है आईटीआई का, तो कई बार पूरा नियम लिखा आ जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है यह कौन सा नियम है, या इनके दूसरे नाम भी होते हैं तो उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, यानी प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं, तृतीय नियम को क्या बोलते हैं। तो अब हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, न्यूटन के गति के नियम। तो प्रथम नियम, प्रथम नियम का दूसरा नाम होता है भाई जड़त्व का नियम। इस नियम के अंतर्गत कोई भी वस्तु जब तक विराम अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य आरोपित ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हमने इस पेन को रख दिया तो कल भी हम आएंगे तो यह पेन इसी स्थिति में मिलेगा जब तक कि हमने उस पर कोई बाह्य आरोपित नहीं किया। अगर हम उस पर बल आरोपित करते हैं तो उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि कोई वस्तु जब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य आरोपित न किया जाए। तो यह होता है आपके न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसका दूसरा नाम होता है जड़त्व का नियम। यह भी पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं इसके दूसरे नाम। अब अपन बात करेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम जो होता है वो होता है संवेग परिवर्तन की दर का नियम। संवेग परिवर्तन की दर के नियम यानी कि द्वितीय नियम के अंतर्गत क्या होता है, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि किसी वस्तु में मूवमेंट उतना ही होगा जितना कि उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि बल आरोपित किया जा रहा है ना। तो किसी भी वस्तु में जो संवेग परिवर्तन की दर है वो उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है संवेग परिवर्तन की दर का नियम। यह आपको ये नाम काफी मालूम रहने चाहिए क्योंकि ये ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। और जो आपका तीसरा नियम है वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत आपकी प्रतिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक बंदूक से गोली चलाई तो गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक जो है हमारे कंधे को पीछे की ओर धक्का देती है, यानी एक क्रिया के विपरीत हमेशा प्रतिक्रिया होती है। तो यह आपका कहलाता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। अब हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो होते हैं न्यूटन के गति के समीकरण। ये न्यूटन के जो गति के समीकरण हैं कई बार वो तीनों समीकरण ही पूछ लिए जाते हैं पेपर में, और अगर इस पार्ट से या इस टॉपिक से अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इस टॉपिक से काफी पूछे जाते हैं। तो न्यूटन के गति के समीकरण को समझने से पहले अपन उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि काफी यूज होती हैं वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर यूज होता है यू को बोला जाता है आपका प्रारंभिक वेग। अगली टर्मिनोलॉजी होती है भी को बोला जाता है अंतिम वेग। अगली जो टर्मिनोलॉजी होती है वो होता है टी मतलब होता है आपका समय। ए जो रहेगा वो कहलाएगा आपका त्वरण, और एस जो रहेगा दूरी या फिर ऊंचाई। अब हम न्यूटन के गति के प्रथम समीकरण को डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी। अब आपको क्वेश्चन में कभी भी नहीं लिखा जाएगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से सॉल्व कीजिए, द्वितीय से सॉल्व कीजिए, तृतीय से सॉल्व कीजिए। ये आपको मालूम रहना चाहिए। वो कैसे मालूम रहना चाहिए उसका मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है v बराबर u प्लस एटी, यानी कि जो v दिया है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो दी हुई हैं राइट हैंड साइड पर। तो इन समीकरणों में क्या होता है, जो चीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर दी रहती है वो हमेशा अपन को ज्ञात करनी होती है, और जो चीज अपनी राइट हैंड साइड पर दी होती है वो हमको पहले से ज्ञात होती है। तो यानी कि जैसे ही अपन को क्वेश्चन आएगा तो अपन पहचान जाएंगे कि अपन को किस समीकरण का प्रयोग करना है। तो प्रथम समीकरण का अपन को यूज कहाँ करना है, जिस क्वेश्चन में अंतिम वेग अपन को ज्ञात करना हो और प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय अपन को क्वेश्चन में दिया हो। यानी जिस क्वेश्चन में अपन को अंतिम वेग ज्ञात करना है और प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वहां अपन किस समीकरण का प्रयोग करेंगे, गति के प्रथम समीकरण। अब अपन बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण की। गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस
हाफ 80 स्क्वायर। इस क्वेश्चन इस समीकरण में भी जो s है वो दिया है लेफ्ट हैंड साइड पर, और हमने आपको पहले ही बोला था लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज दी हो वो अपन को ज्ञात करनी होती है, और जो चीज राइट हैंड साइड पर दी रहती है वो हमें पहले से ज्ञात होती है। यानी कि जिस क्वेश्चन में ऊंचाई या दूरी अपन को ज्ञात करनी हो और प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय क्वेश्चन में दिया हो, तो उस क्वेश्चन में अपन किस समीकरण का यूज करेंगे? गति के दूसरे समीकरण का। याद रखना कि क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अपन गति के तीसरे समीकरण का के बारे में डिस्कस करेंगे। गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर भी v जो लिखा है, v स्क्वायर लिखा है, वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है, बाकी सब आपका राइट हैंड साइड पर लिखा है। यानी कि यहाँ पर v स्क्वायर अपन को ज्ञात करना है और बाकी ये सब अपन को ज्ञात है। यानी कि जिस क्वेश्चन में अंतिम वेग अपन को ज्ञात करना हो और प्रारंभिक वेग, त्वरण, दूरी या ऊंचाई अपन को क्वेश्चन में दी हो, तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे? गति के तीसरे समीकरण का। अब हम कुछ न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न के द्वारा इन समीकरणों को आपको समझाते हैं। अब न्यूटन के गति के समीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके द्वारा अपन का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक पिंड विश्राम अवस्था में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के त्वरण से प्रारंभ होता है और 5 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? इस क्वेश्चन में अपन को दिया क्या क्या है? यानी कि यहाँ पर त्वरण दिया हुआ है, हमने आपको पहले ही आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में बता दिया था कि यानी कि ये चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में त्वरण दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके 90% क्वेश्चनों में जो आपका प्रारंभिक वेग होगा वो हमेशा 0 होगा। 10% क्वेश्चन जिसमें अपन को u का मान दिया रहेगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो 90% क्वेश्चनों में अगर आपका पिंड विश्राम अवस्था में, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होगा? 0। इस क्वेश्चन में आपको समय भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 सेकंड, और आपको अंतिम वेग उसका क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी कि जिस क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय दिया हो और अंतिम वेग ज्ञात करना हो, तो हमने आपको पहले ही बताया था वहां पर अपन किस समीकरण का यूज करेंगे? गति के प्रथम समीकरण का। गति का प्रथम समीकरण आपका होता है v बराबर u प्लस at। तो हमने यहाँ पर यूज किया v बराबर u का मान यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, यानी कि क्या होगा? 0। a का मान आपको दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t का मान भी आपको दिया है 5 सेकंड, तो यहाँ पर हो गया 25। तो v की जो वैल्यू रहेगी 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब अपन दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होता है आपका वो होता है एक पिंड विश्राम में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से प्रारंभ होता है और 5 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? इस क्वेश्चन में अपन को दूरी ज्ञात करनी है, त्वरण आपको दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग यहाँ पर भी क्या रहेगा? 0, और समय आपका क्या है भैया? 5 सेकंड। तो इस क्वेश्चन में आपको समय, प्रारंभिक वेग और त्वरण दिया हुआ है और आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में आप किस समीकरण का यूज करेंगे? गति के दूसरे समीकरण। समझ गए कि भाई जहां पर आपको प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय आपको क्वेश्चन में दिया हो और आपको दूरी ज्ञात करना हो, तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे? गति के द्वितीय समीकरण का। द्वितीय समीकरण आपका क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s बराबर u की वैल्यू क्या हो गई भाई? 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग है। t की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 सेकंड, तो यहाँ पर रख दी 1/2। a की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गई, और t स्क्वायर यानी समय की वैल्यू कितनी है? 5 सेकंड, तो 5 का क्या हो गया? स्क्वायर। s बराबर 1/2 5, यहाँ तो ये तो 0 हो गया, ये खत्म हो जाएगा। 1/2 5 पचम 25, तो ये हो गया 25 पंचे 125। यहाँ पर 125 को अगर 2 से काटेंगे तो s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 62.5 सेंटीमीटर। आप समझ गए? यहाँ पर 25 पंचे कितना हो गया? 125। इसको अपन ने 2 से काटा तो आया आपका 62.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है।
अब अपन अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक पिंड विश्राम में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से प्रारंभ होता है और 5 सेंटीमीटर दूरी तय करने के पश्चात उसका वेग क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको त्वरण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, प्रारंभिक वेग यहाँ पर भी क्या रहेगा 0 और आपको अंतिम वेग ज्ञात करना है। यानी जिस क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक वेग, दूरी और त्वरण आपको दिया हो और आपको अंतिम वेग ज्ञात करना हो, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, गति के तीसरे समीकरण का। तो गति का तीसरा समीकरण आपका क्या होता है भैया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये होता है। तो v स्क्वायर जो अपन को ज्ञात करना है, u की वैल्यू कितनी रहेगी 0, यानी 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 ये ट्यू जो कहते हो, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 5, और जो s की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया 5। तो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। v स्क्वायर बराबर 5 25, 25 दूनी कितने हो गए आपके 50। तो v ये स्क्वायर यहाँ पर जाएगा, तो ये स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका रूट, इस 50 के अपन रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा आपका 5√2। तो v बराबर कितना आ गया 5√2। √2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.414। तो 5 का अपन इसमें गुणा करेंगे तो v बराबर आ गया 7.070 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अपन अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक होता है वो है आपका गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को अपन प्रदर्शित करते हैं स्मॉल g से। इस गुरुत्वीय त्वरण आपका क्या कहलाता है, पृथ्वी अपने केंद्र के द्वारा प्रत्येक वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है, यानी कि जिस बल से पृथ्वी है ना किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करे, वह कहलाता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। इसको अपन स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मान 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और एमकेएस और एसआई पद्धति में इसका जो मान होता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब गति के जो समीकरण होते हैं, अगर क्वेश्चंस आपके आते हैं कि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए या ऊपर से नीचे फेंका जाए, तो उस कंडीशन में अपन त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग करेंगे। तो अपन कैसे करेंगे ये हम आपको सिखाते हैं। तो पहली कंडीशन जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, जब वस्तु को आपको ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है, यानी कि वस्तु जो है पृथ्वी के पास आ रही है, तो उस कंडीशन में जो g का मान होगा यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो धनात्मक होगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकना है या ऊपर से नीचे फेंकना है, तो उस कंडीशन में अपन त्वरण की जगह किसका प्रयोग करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्वेश्चनों में, कई क्वेश्चनों में दिया रहेगा और कई क्वेश्चनों में नहीं दिया रहेगा। जिस क्वेश्चनों में नहीं दिया रहेगा वहां अपन किसका प्रयोग करेंगे 9.81, जे अपन को याद रखना पड़ेगा। तो पहला जो टॉपिक है अपना, जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है ना, यानी कि वो पृथ्वी की ओर आ रही है, तो उस कंडीशन में आपका प्रथम समीकरण क्या होगा, v बराबर u प्लस एटी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर gt, क्योंकि अपन वस्तु को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। द्वितीय जो समीकरण रहेगा s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तृतीय समीकरण जो रहेगा वो रहेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। सारी कंडीशन वही रहेंगी जो अपने गति के समीकरण में रहेंगी, जो गति के समीकरणों में पहले रहती थी, बस यहाँ पर एक ही चीज बदलेगी। यहाँ अपन एक ही जगह किसका प्रयोग करेंगे, जी का, यानी कि त्वरण की जगह किसका प्रयोग करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का। और यहाँ पर जी का मान क्या रहेगा आपका धनात्मक। अब अपन जो अगला जो टॉपिक है वो होता है जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है।
जब वस्तु को अपन क्या करते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो उस कंडीशन में जो जी का मान है वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक, यानी कि वस्तु जो हो रही है पृथ्वी से दूर जा रही है, तो उस कंडीशन में जो जी का मान रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ऋणात्मक। तो अपन एक ही जगह किसका यूज करेंगे, माइनस जी का, जब अपन वस्तु को क्या करेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे। ये आपके क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो उस हिसाब से अपन समीकरणों का प्रयोग करेंगे। तो प्रथम, अगर अपन वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे उस कंडीशन में प्रथम समीकरण आपका क्या रहेगा, v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि g जो है अपन उसके ऋणात्मक मान का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि एक ही जगह अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, माइनस जी का, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो u माइनस कितना हो जाएगा, जी टी। द्वितीय समीकरण आपका क्या रहेगा, s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ रहा है, माइनस, क्योंकि अपन g के ऋणात्मक मान का प्रयोग कर रहे हैं। तृतीय समीकरण आपका क्या रहेगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, तो यहाँ पर प्लस जी की जगह किसका प्रयोग हो रहा है, माइनस जी का। तो ये आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि वस्तु को अपन ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो अपन जी के धनात्मक मान का प्रयोग करेंगे, और किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी के ऋणात्मक मान का प्रयोग करेंगे। अब जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको हम आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल के द्वारा समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन कि एक पत्थर जिसे एक टावर से छोड़ा जाता है, जमीन पर 5 सेकंड में टकराता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ गया कि अपन एक पत्थर को टावर से छोड़ रहे हैं यानी जमीन पर गिरा रहे हैं, तो किसी वस्तु को अपन क्या फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो इस क्वेश्चन में अपन त्वरण की जगह किसका प्रयोग करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। ये आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है भैया, u तो प्रारंभिक वेग है वो तो हमेशा 0 ही होगा 90% क्वेश्चनों में। t की जो वैल्यू है वो होगी आपकी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 5 सेकंड। g की वैल्यू यहाँ नहीं दी हुई है तो वो आपको याद रखनी है 9.81। सर बंद हो। अब हम डिस्कस करेंगे गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं या ऊपर से नीचे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पत्थर जिसे एक टावर से छोड़ा जाता है, जमीन पर 5 सेकंड में टकराता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको समझ में ही आ रहा है, तो किसी वस्तु को अपन ने टावर से पृथ्वी की ओर फेंका है, यानी किसी वस्तु को अपन ने ऊपर से नीचे फेंका है, तो इन क्वेश्चनों में अपन त्वरण की जगह किसका प्रयोग करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। वो आपको क्वेश्चंस में ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर u यानी कि प्रारंभिक वेग वो तो क्या रहेगा आपका 0, क्योंकि क्वेश्चन में हमने बताया था 90% क्वेश्चनों में अगर अपन u का प्रयोग करेंगे तो उसका मान क्या होगा 0। जो 10% क्वेश्चन है वो जब आएंगे तो हम आपको बता देंगे कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू u है और कौन सी v है। अगर आपके क्वेश्चन में एक ही वेग दिया हुआ है तो वो हमेशा v का मान होगा, और उस कंडीशन में u हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जब क्वेश्चनों में आपको दो वेग दिए रहेंगे तो उस कंडीशन में जो कम वाला वेग रहेगा वो मान रहेगा u का, और जो मान ज्यादा रहेगा वो काय का रहेगा आपका v का। और जिस क्वेश्चन में अगर एक ही वेग दिया है तो उस कंडीशन में वो किसका मान होगा, v का, और u का मान उस कंडीशन में क्या रहेगा, 0। और 90% क्वेश्चनों में याद रखना u का मान आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर u यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 0। t की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी भैया, 5 सेकंड, और यहाँ वस्तु को अपन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इस कंडीशन में अपन एक ही जगह किसका प्रयोग करेंगे, g का। अगर आप क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो g की अपन को वैल्यू याद रखनी है, कितनी होती है 9.81। इस क्वेश्चन में आपको g यानी गुरुत्वीय त्वरण, समय और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, और आपसे ऊंचाई पूछी हुई है। तो हमने बताया था दूरी या ऊंचाई आपको ज्ञात करना हो और आपको त्वरण, समय और प्रारंभिक वेग दिया हो, तो उस कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करेंगे, गति के दूसरे समीकरण का। और वस्तु को अपन क्या कर रहे हैं,
ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, इसलिए जी के किस मान का प्रयोग करेंगे, धनात्मक मान का। तो आपका जो समीकरण होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस बराबर यू की वैल्यू 0 होगी, टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 सेकंड, प्लस 1/2 जी की वैल्यू 9.81। क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी तो आपको ये याद रखनी है, याद रखना। और टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 सेकंड, तो टी का स्क्वायर है तो 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। एस बराबर ये 0 हो गया, अब 1/2 9.81 इंटू 25 यानी 25, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा आपका 245.25, बटे में कितना आएगा 2। अगर इसको अपन 2 से काटेंगे तो जो दूरी की वैल्यू आएगी वो आएगी 122.62 मीटर। आ गई ये समझ में। अब अपन अगले न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल दिया है वो दिया है 100 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर को गिराया जाता है, यानी 100 मीटर की ऊंचाई से, यानी कि यहाँ पर भी अपन क्या कर रहे हैं, वस्तु को ऊपर से नीचे ही फेंक रहे हैं, तो उसके पृथ्वी से टकराते समय उसका वेग क्या होगा। जब जी की वैल्यू कितनी दी हुई है भैया 10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, ऊंचाई दी हुई है 100 मीटर, प्रारंभिक वेग इस कंडीशन में भी 0 रहेगा, और जी की अलग से वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो अपन 9.81 का यूज नहीं करेंगे, अपन जी की किस वैल्यू का, इसी वैल्यू का यूज करेंगे, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। और इस क्वेश्चन में अपन को भी यानी कि अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो जिस क्वेश्चन में आपको त्वरण, प्रारंभिक वेग और ऊंचाई दी हो और अंतिम वेग ज्ञात करना हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो तीसरा समीकरण आपका कौन सा होगा, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's। अब वस्तु को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक ही जगह किसका प्रयोग करेंगे, g, और वस्तु को अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो g के अपन किस मान का प्रयोग करेंगे, धनात्मक मान का। तो v स्क्वायर बराबर u की वैल्यू 0 यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 10, और s की वैल्यू कितनी दी हुई है 100। तो v स्क्वायर बराबर इनका अपन गुणा करेंगे तो आएगा कितना 2000। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो गया अंडर रूट कितना 2000। अब 2000 का अगर अपन क्या रूट निकालेंगे तो अपन को आंसर क्या प्राप्त होगा, 20 करनी 5। यहाँ 20 लिखा, करनी 5, यानी कि √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23। इसका अपन 20 में गुणा करेंगे तो v बराबर आपको आंसर कितना आएगा 44.60। तो v बराबर आपका क्या आंसर आ गया 44.60। इस तरीके से अपन इन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अब अपन अगली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है, एक पिंड को 40 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, उसके पृथ्वी पर पहुंचते समय उसका समय क्या होगा, जब जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में आपको यू कितना दिया हुआ है 0, वो तो होता ही है प्रारंभिक वेग। एस मतलब ऊंचाई कितनी दी हुई है 40 मीटर, जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर, और इसमें समय आपको ज्ञात करना है। तो जिस क्वेश्चन में आपको दूरी या ऊंचाई दी हो, त्वरण दिया हो, प्रारंभिक वेग दिया हो और समय आपको ज्ञात करना हो, तो उस कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करेंगे, देखेंगे अपन तीनों समीकरणों को उठाकर। तो यह संबंध सबसे अच्छा जो सुटेबल होता है वो होगा गति के दूसरे समीकरण में, क्योंकि यहाँ पर एस भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है और जी, तो इसलिए अपन इस क्वेश्चन में किसका प्रयोग करेंगे, गति के दूसरे समीकरण का। और अपन वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, इसलिए जी के धनात्मक मान का प्रयोग करेंगे। तो एस बराबर क्या होता है दूसरा समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 40, यू 0, टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, टी अपन को ज्ञात करना है 1/2, जी की वैल्यू 10 और टी स्क्वायर ये अपन को ज्ञात करना है 40, ये तो 0 हो गया, 1/2 10 टी का स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, इनका पक्षांतर करेंगे, तो 2 जहां पर बटे में है तो ऊपर पहुंच जाएगा और 10 यहाँ गुणा में है तो इस तरफ जाकर
बटे में पहुंच जाएगा। तो 40 गुणे 2 बटे 10 बराबर टी स्क्वायर। इनको अगर अपन काटेंगे तो आपको 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8। अब यहाँ पर 8 बराबर टी स्क्वायर। अब स्क्वायर को यहाँ पर ले जाएंगे तो यह रूट बन जाएगा, तो √8 बराबर टी। अब 8 का अपन अब रूट निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का रूट कितना आया 2√2 बराबर टी। √2 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1.414। तो 2 का इसमें अपन गुणा करेंगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 2.828 सेकेंड। यही किसका मान होगा समय का। और अगले जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।